हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 6 नवंबर के लिए क्या क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा इंडेक्स रहेगा। तो आज का हमारा जो एनालिसिस है वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसमें हमने जो ग्रीन हाइड्रोजन और आपका गोडा प्रोजेक्ट है वो आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से आंसर आने के क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट देखा जाए तो गोडा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए आपके गोडा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल था, क्या है ये प्रोजेक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सी कंट्री के बीच में प्रोजेक्ट साइन हुआ है, क्या इस प्रोजेक्ट में आपके आउटलाइन है, वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके प्री में भी चांस हो जाते हैं और आपके साथ साथ पीसीएस और आपका वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड हमारा अल्जीरिया से रिलेटेड है। इसमें क्या है, हमारे प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी रिसेंटली विजिट करा आपका अल्जीरिया कंट्री में फॉर द साइनिंग ऑफ अ डिफेंस पैक्ट। तो हम डिस्कस करेंगे आपका अल्जीरिया एज अ लोकेशन कहाँ पे है, उसकी जोग्राफिकल फीचर क्या है, माउंटेन और रिवर रेंजेस इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो हम देखेंगे। देन आपका थर्ड होएगा मार्कोर। मार्कोर एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका आर्टिकल है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक हो जाता है। ये आपका मार्कोर है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट गोट स्पीशीज जिसे बोला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपका आर्टिकल आता है द हिंदू में, वो आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेवरेट टॉपिक आपका बायोडाइवर्सिटी फॉर द एग्जाम। देन आपका लास्ट सेकंड है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इसको हॉलिस्टिकली कवर करा है, आपके सारे डायमेंशन हमने कवर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आपका आंसर राइटिंग के लिए आपका इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स उठा सकते हो। देन आपका लास्ट आएगा वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आर्टिकल है। तो इसको हमने 2 स्लाइड्स के थ्रू आपका पूरा तरीके से कवर करने की कोशिश की क्योंकि आपको पता होना चाहिए तो वर्ल्ड बैंक है क्या, स्थापना कब हुई थी, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर वो 5 ग्रुप बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा न्यूज़ आर्टिकल था गोडा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो गोडा प्रोजेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल था जिसमें बात करेगी, तो ये हमारा आर्टिकल था। तो इसमें बात हेडलाइन थी आपकी, पे $250 मिलियन क्विकली, किसने बोला था, अडानी टू बांग्लादेश। तो है क्या, तो ये इसको बोला जाता है गोडा प्लांट है, एक झारखंड में लोकेशन है इसकी, आपको पता होना चाहिए। तो इट इज़ अ इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांजिशनल पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपका जो प्लांट है, गोडा प्लांट है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है किसको, आपका नेबरिंग अभी कंट्री हमारी बांग्लादेश। तो इसका ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपका एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अनदर कंट्री। ये आपकी अडानी पावर सब्सिडरी, अडानी पावर है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि झारखंड के थ्रू आपका बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो इसने अभी देखा जाए तो आपका 1500 मेगावाट तक, आपका 1500 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करी है बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये थर्मल पावर प्लांट है आपका गोडा, जिसकी वजह से आपका न्यूज़ में देखा गया था। तो और देखा जाए तो कहीं ना कहीं 25 ईयर का हमने पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करा हुआ है किसके साथ, आपका डीपी जो कि आपके बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है। 2017 में हमने आपका एग्रीमेंट साइन करा था इसके लिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे बांग्लादेश को। तो ये आपकी लोकेशन रहेगी, आपको समझिए झारखंड में एक गोडा पावर प्लांट है आपका, वहाँ पे आपका बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस के मामले में बात करें तो जो आपका अडानी पावर है वो आपका पावर सप्लाई करता है किसको, कोडा के थ्रू बांग्लादेश को, बाय रिप्लेसिंग द, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो रहा है बांग्लादेश को। तो कैसे हुआ है ना, कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी कम हो गई है इसके ऊपर, आपके लिक्विड बेस्ड फ्यूल के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ करते हैं। तो उनके लिए फ़ायदा ही है, जहाँ उनकी वजह से उनकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ पावर कंट्री में कम हो जाती है। और बात करी गई तो 22 से लेकर 23 की, जो 2022 से लेकर बीपीडीपी की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि इंडिया ने लगभग आपका 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, आपका इंपोर्ट करिए बांग्लादेश ने इंडिया से। तो 10% बोला जाता है। इनका कंजम्पशन के मामले में आपका 24,911 मेगावाट इनकी आपकी जनरेशन कैपेसिटी, उसमें से 10% इंडिया ने प्रोवाइड करी है। और इसके मामले में देखा जाए तो आपका यहाँ से 1496 मेगा आपका गोडा प्लांट से देगी, जो कि आपका 6% ऑफ द टोटल होती है, जो कि हमने बांग्लादेश को प्रोवाइड करी है। इससे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हो जाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि 2016 में उसने गाइडलाइन सेट करी थी कि हम कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपका रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे फॉर द नेबरिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से हमें अच्छे रिश्ते बनाने थे, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्ट्रॉग होगा और उसके साथ साथ आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पार्टिसिपेंट नेशन भी इंप्रूव होएगी। बात हो जाती है कि बांग्लादेश को क्या नीड पड़ी है, तो पावर इंपोर्ट की क्यों नीड पड़ी है। तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं आपके अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स पावर प्लांट है, वो आपके जो पावर प्लांट उनमें ऑलरेडी इंस्टॉल है वो उनको ना ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दे हैव टू रिलाई ऑन इम्पोर्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंजम्पशन पावर। ठीक है, उनके जो रूरल एरियाज़ है उनमें या वो है ना काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं आपका बिजली की कटौती के ड्यू टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर पावर जनरेशन कैपेसिटी। यहाँ तक कि ऐसा देखा गया कि उनके पूरे दिन में 13 घंटे तक भी लाइट नहीं रहती है। तो दे आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज़। तो दे हैव टू सोर्स आपका डीजल एंड गैस टू मीट देयर डिमांड। तो ये बात करी गई थी। और इसके साथ साथ आपका जो
जो कैपेसिटी है ना उनकी, वो क्यों नहीं, लगभग लगभग बोला जाता है कि उनकी आपकी कैपेसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन कैपेसिटी वो है 28,000 लगभग मेगावाट की पर डे, मतलब वो सिर्फ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं आपके लोग लगभग लगभग 16,500 के आसपास तक वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो इतनी अभी भी उनको कम पड़ रही है 11,000 के आसपास, 11,500 के आसपास। तो वो उनको मीट करने के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्ट पर रिलाई करना पड़ता है। तो नेबरिंग कंट्री इंडिया तो वही उसको इम्पोर्ट करती है। और बात करें कि इंडिया का क्या पावर एक्सपोर्ट रूल्स अभी फ़िलहाल किस बारे में बात करते हैं, तो इंडिया के रूल इस मामले में फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर किसी नेबरिंग कंट्रीज़ को ज़रूरत है तो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसकी वजह से आपका जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट है उसको भी फ़ायदा होता है, और इसकी वजह से आपका जो रिलायंस हमारे एक्सटर्नल मार्केट पे वो कम हो जाता है, और आपका रिस्क मिटिगेशन बढ़ जाता है, ताकि वो वहाँ से आपका इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस इन नेबरिंग कंट्रीज़ भी कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा है रिश्ता बनाने के लिए। और बात करें कि भाई उनको क्यों ऐसी प्रॉब्लम, तो वहाँ ना डिले देखा जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से, पेमेंट हमें टाइम पे नहीं आती। तो उसके पीछे कुछ भी मल्टीपल रीज़न है। तो काफ़ी रीज़न तो ये है कि जो उनके रॉ मटेरियल है ना, जहाँ से वो आपका पावर कंजम्पशन, आपका पावर प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको वही टाइमली नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो अपने बिल आपके पे नहीं कर पाते टाइमली। और बात करें तो आपका ऐसा देखा जाए कि जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा लंबी चलती नहीं है, 2-3 दिन में वो प्रॉब्लम ठीक भी हो जाती है। तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज के वहाँ के लोगों को नहीं फेस करने पड़ते बिकॉज ऑफ द इंडिया। देन हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल था सेकंड, इसमें बात करी थी गई थी कि हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी विजिट करा था आपका अल्जीरिया में। तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ की लोकेशन जानना, वहाँ की जोग्राफी और बेसिकल फीचर जो है, फिजिकल फीचर, वो इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो आपको पॉलिटिकल फीचर के मामले में देख ही सकते हैं, इनकी लोकेशन आपकी नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में लाई करती है, मैगरेब रीजन में आपके होते हैं बेसिकली आपका एटलस माउंटेन है, कोस्टल प्लेन में आपको मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, इनको मिलकर आपका मैगरेब रीजन बनता है। तो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए क्या है मैगरेब रीजन। बात करें तो अल्जीरिया की लोकेशन आपकी बाउंड्री कौन कौन से आपके, मोरक्को है, इधर वेस्टर्न सहारा है, मॉरिशियन है, मैली है, नाइजर है, लीबिया और तुनिशिया है। कैपिटल इसकी अल्जीरियस है। ठीक है। फिजिकल या जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इनको पता ही होगा आपका, यहाँ पे नॉर्थ में आपका अटलांटिक ओशन पास में, देन आपका बिल्कुल टचिंग में मेडिटेरियन सी, और क्लोज में आपका जिब्राल्टर स्टेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। आपको पता होगा किसके बीच में, आपके मोरक्को और स्पेन के बीच में से पास करता है, तो आपको पता होना चाहिए। की रिवर के मामले में बात करी जाए तो आपके की रिवर कौन कौन सी आपकी, चैलिफ रिवर है और डेडी रिवर बोला जाता है। हाईएस्ट माउंट आपका माउंट ताहत है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है माउंट ताहत। क्लोज में आपका सहारा। क्लाइमेट के मामले में बात करी जाए तो आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट है बिकॉज ऑफ द सी, और उसके साथ साथ वार्म एंड ड्राई समर और माइल्ड रेनी विंटर देखी जाती है। मेडिटेरियन तो समझ में आता है बिकॉज ऑफ द मेडिटेरियन सी, बट बाकी जो वार्म एंड ड्राई समर है वो है बिकॉज ऑफ द सहारा डेजर्ट इम्पैक्ट। ठीक है। देन हमारा इंपॉर्टेंट एक था स्पीशीज से रिलेटेड आर्टिकल आया था जिसका नाम था मार्कोर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर बायोडाइवर्सिटी और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए। तो मार्कोर क्या है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला जाता है गोट स्पीशीज़। तो ये वन ऑफ द वाइल्ड गोट स्पीशीज़ है जो कि इंडिजीनियस है आपके कहाँ पे, साउथ एंड सेंट्रल एशिया। इसकी फिजिकल फीचर के मामले में बात करी जाए तो आपका थिक फर होता है, इसके बियर्ड टाइप लुक होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। और आपके कॉर्क्यूज, ये जो हॉर्न है इनको कॉर्क्स्क्रू हॉर्न्स बोला जाता है। और इससे मामले में बात करी जाए तो आपका वन ऑफ द एप्ट फ्लैगशिप स्पीशीज़ है फॉर कैटलाइजिंग कंजर्वेशन इन माउंटेन ट्रैक। तो एज अ स्पीशीज़ आपका फ्लैगशिप स्पीशीज़ का भी काम करती है। उसके साथ साथ इसके हैबिटेशन के मामले में बात करें तो ये माउंटेनियस टेरेन में देखी जाती है, 600 से साढ़े मतलब 3,600 मीटर के एलिवेशन की हाइट के बीच में देखी जाती है। कहाँ पे, आपके ओपन वुडलैंड, स्क्रबलैंड और लाइट फॉरेस्ट के बीच में। ये एक वन ऑफ द डायरनल एनिमल है। डायरनल होते हैं जो आपके बेसिकली आपके दिन में ही खाने की खोज में घूमते हैं। तो ये आपका अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून, डस्क एंड डाउन वाले टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में बात करें तो ये आपका बेसिकली एंडेमिक नहीं है इंडिया में, ये आपके पाकिस्तान में भी देखी जाती है, इंडिया में भी है, देन आपके अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। समझिए आप सेंट्रल प्लस आपका साउथ एशिया वाली कंट्री, साउथ नहीं सॉरी क्या बोलेंगे इसको, जो सेंट्रल एशिया वाली कंट्रीज़ बोलते हैं इनको। ठीक है। जम्मू कश्मीर अपने इंडिया के मामले में बात करी जाए तो इंडिया में आपका ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के एरिया में देखी जाती है। कहाँ पे, आपका शोपियन, बनियाल पास टू लेके शमशारी एरिया और कजीनग, उरी और पीर पंजाल रेंज के, और जो कि पूंछ में लोकेट है, वहाँ के एरिया में देखी जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस के मामले में बात करें तो आयुशियन वाले लिस्ट में आपकी जो ये नियर थ्रेटेंड वाले कैटेगरी में लाया करती है। उसके साथ आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 में शेड्यूल 1 में है, सेट्स की अपेंडिक्स 1 की लिस्ट में है। थ्रेट्स के मामले में बात करी जाए तो इसको कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन और बायोटिक फैक्टर की वजह से थ्रेट है। ये देख सकते हो, आपका साइंटिफिक नेम इनका कैप्री फेल्कोनरी है। पॉपुलेशन आपकी 5,000 से लेकर 6,000 है। लोकेशन आपको बताई दी थी, बेसिकली आपके सेंट्रल एशिया में है। और आपका ये कंजर्व स्टेटस है। हैबिटेट आपको बताया दिया था, माउंटेन, स्क्रैपलैंड और ओपन वुडलैंड्स है। तो इसको बोला जाता है आपका दिस लार्ज वाइल्ड, ये बेसिकली आपका एक्सटिंक्शन फेस करने के कगार पे बिकॉज ऑफ द हंटिंग। ठीक है। और क्यों, बिकॉज ऑफ द कॉर्क्स्क्रू, जो इनके
हॉर्न्स होते हैं ना, उसकी वजह से इनकी हंटिंग करी जाती है, एज अ डेकोरेशन पीस यूज कर लेते हैं लोग घरों में, दैट्स वाई दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो नियर थ्रेटेंड में भी है। देन हमारा आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो यहाँ से आपके लिए ना काफ़ी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर एग्जाम आंसर राइटिंग के लिए, आपके यहाँ से पॉइंट भी उठा सकते हो। उसके साथ साथ आपके प्री वाली इन्फॉर्मेशन भी आप करेंगे कि क्या है हाइड्रोजन, कौन कौन से फर्दर टाइप्स होते हैं हाइड्रोजन के, क्या एप्लीकेशन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा हिंदू में ये आर्टिकल आया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारी हेडिंग थी, क्या हेडिंग थी आपकी, हिमाचल अजीज सेंटर टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग टॉय ट्रेन ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसमें बात करी गई थी जो कालका शिमला का जो रूट है ना, रूट है वहाँ पे आपके टॉय ट्रेन चलाई जाए जो कि किससे फ्यूल पावर्ड होगी, आपके हाइड्रोजन वाले से, ग्रीन हाइड्रोजन से। तो ये न्यूज़ रही थी, तो हम कवर कर लेते हैं। तो इसमें बात करी गई थी क्या क्या न्यूज़ में था और भी, तो IREN आपका जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने बोला था आपका 12% एनर्जी मिक्स करेंगे आपके 2050 तक। उसके साथ साथ उन्होंने बात करी गई थी आपके 66% ऑफ जो हाइड्रोजन है ना, वो आपका वाटर से आना चाहिए इंस्टेड ऑफ नेचुरल गैसेज। जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं आप, आपका जो ग्रीन एनर्जी में, वो आपका कहीं ना कहीं आपका रिन्यूएबल सोर्स है जो आपके वाटर है वहाँ से आना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो IREN है, वो आपका एक आपका जो रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसका नाम है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, वो है आपका वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन एज अ है क्या। हाइड्रोजन आपको पता होगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है आपका अर्थ पे, जिसको एज अ अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करा जाता है फॉर द फ्यूल ऑप्शन। और इसके टाइप्स के मामले में बात करी जाए तो इसके वैसे तो 6 टाइप्स है। 6 में कौन सा आपका ब्लैक ब्राउन है, ग्रे है, ब्लू है, टर्कोइश है, पिंक है, ग्रीन है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इनके फर्दर 6 टाइप्स है। तो बेसिकली अभी 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हो जाते हैं, वो आपके ये हैं ग्रे, ब्लू, ग्रीन। तो वही बात करिए। तो जो आपका ग्रीन वाला हाइड्रोजन है, वो आपका बेसिकली यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आपका वाटर, जिसमें आपका रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होती है। वो कौन सी आपकी सोलर एंड विंड, वहाँ से आपके लो कार्बन फुटप्रिंट्स एमिट होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी सेफ रहता है। उसके साथ साथ आपके जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, वो आपके जो स्प्लिट कर दिया जाए बाय प्रोडक्ट बोलोगे, वो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऐसे बाय प्रोडक्ट है जो नेचर को हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, वही बात करी गई है। इसके साथ साथ आपके जो ब्राउन है, अब सेकंड टाइप हो जाती है हमारी इंपॉर्टेंट ब्राउन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन होते हैं वो आपकी बेसिकली कोल के प्रोडक्शन से यूज़ होता है, उसके प्रोडक्शन के लिए एमिशन के मामले आपके एमिशन करती है कुछ ये कंटेंट, तो वो के हार्मफुल होता है आपके नेचर के लिए। आपका ग्रीन हाइड्रोजन होता है थर्ड इंपॉर्टेंट थे, वो आपका इसके लिए प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, आपका नेचुरल गैस यूज़ होता है, इसमें भी कुछ एमिशन होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं आपके एनवायरनमेंट के लिए। देन आपका लास्ट आपका ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस ही यूज़ होती है, पर उसमें फ़र्क है कि वहाँ पे जो भी कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप स्टोर कर लेते हो कार्बन कैप्चरिंग स्टोरेज के थ्रू। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन है, मेजरली आपके 3 इंपॉर्टेंट ये थे। ये ट्रांजिशन आया था कि 2020 से बोल रहे पहले आपका ग्रे हाइड्रोजन यूज़ करा जाता है, 2020 से लेकर 30 से अभी जो करंट सीनारी है वहाँ पे ब्लू है। और ऐसा बोला जाता है कि 2030 के बाद आपका काफ़ी ग्रो करेगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका देखा जाए तो आपका नेचुरल गैस यूज़ होता है एज अ आपका रॉ मटेरियल के मामले में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देम। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन निकलता है, उसके साथ साथ CO2 निकलता है, वो हार्मफुल होता है गैस के लिए। ब्लू हाइड्रोजन के मामले में देखा जाता है यहाँ पे भी नेचुरल गैस ही यूज़ होता है, पर जो कार्बन निकल रहा है ना उसको स्टोर कर लिया जाता है कार्बन स्टोरेज यूसेज के, कार्बन स्टोरेज यूनिट के थ्रू। यहाँ पे भी हाइड्रोजन निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा जो कि जिसकी वजह से इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है, वो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन में आपके ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, वो होती है आपके रिन्यूएबल, पता ही होगा पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, वो कि आपके विंड, वाटर, वो सब यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ वाटर यूज़ करा जाता है। वहाँ के बाय प्रोडक्ट होते हैं आपके H2+O2, जो कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करते। तो जिस वजह से इसकी काफ़ी डिमांड है अभी। ठीक है, टाइप में देखा गया तो आपका टाइप हो जाते हैं इसके 6 टाइप है, 6 मैंने बताई दिए थे। इसके प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस आपके, इसमें प्रोसेस में आपका कोल गैसिफिकेशन होता है, यहाँ पे आपका मिथेल रिफॉर्मेशन होता है, और आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी कोल गैसिफिकेशन प्लस मिथेल रिफॉर्मेशन होता है, पर यहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पे आपका बायोलाइसिस होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और बायोमास गैसिफिकेशन है। सोर्स के मामले में बात करिए, इंपॉर्टेंट है सोर्स आपका यहाँ पे कोल होता है, यहाँ आपका नेचुरल गैस है, यहाँ पे आपका फॉसिल फ्यूल है, पता ही होगा आपको। देन आपका यहाँ पे मीथेन है, नेचुरल एनर्जी है, और ग्रीन है, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी। ये है रिन्यूएबल एनर्जी आपकी सोलर है, विंड है, या फिर टरबाइन है, वो सब यूज़ होती है आपके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ का ग्रीन हाइड्रोजन। यूसेज के मामले में देख लेते हैं। तो इनका यूसेज क्या है, तो यूसेज ऐसा देखा जाता है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो एनर्जी कैरियर नहीं है, वो आपका एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन स्टोर, जो कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हो इन फ्यूचर। तो आपका एज अ फ्यूल सेल भी यूज़ करा जाता है इनको फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर एंड हीट। देखा जाता है आज के टाइम पे आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका पेट्रोल रिफाइनरी और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है।
वाइल उसके साथ साथ देखा जाता है आपका जो एमर्जिंग मार्केट है उनमें काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है इनका। हाइड्रोजन और फ्यूल सेल के मामले में देखा जाता है तो वो आपके डाइवर्स एप्लीकेशन है इनके, कहाँ कहाँ आपके हीट एंड पावर में है, बैकअप पावर में है, सिस्टम फॉर स्टोरिंग है, उसके साथ साथ आपका रिन्यूएबल एनर्जी और पोर्टेबल पावर की तरह इनको यूज़ करा जा सकता है। उसके साथ साथ देखा जाता है आपका इनकी जो हाई एफिशिएंसी और ज़ीरो एमिशन की वजह से इनका काफ़ी डिमांड में है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। तो वो आपका जी होता है आपकी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, उनमें भी मदद करते हैं उनको कम, क्योंकि वो प्रोड्यूस ही नहीं होते ना अल्टीमेटली, तो कहीं ना कहीं करंट सिनेरियो की बात करें वर्ल्ड वाइड तो क्या आपकी करंट सिनेरियो देखा जाता है जो कि आपका हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकल रहा है वो आपका लगभग अभी <1% है, तो काफ़ी स्कोप है फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बात करी जाए तो ऐसा बोला जाता है कि जो अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें 0.3 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी आपकी करंट कैपेसिटी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की, पर ये बढ़ जाएगी आपकी लगभग कहाँ तक, आपकी 5000 हो जाएगी टिल द टाइम ऑफ आपका 2050। तो देखते हैं, बात करी जाए तो इसका प्रोडक्शन आपको समझ आ देता हूँ मैं इस फोटो के थ्रू। तो आपको पता होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना किसके थ्रू, आपको सोलर और विंड पावर के थ्रू, उसको स्टोर कर लिया जाता है और उसको यूज़ करा जाता है किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आपका H2। तो H2 से बाय प्रोडक्ट निकलते हैं आपका O2 एंड H2। O2 आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है, H2 होता है, H2 को आपका स्टोर कर लिया जाता है कंप्रेस्ड फॉर्म में या फिर गैस के लिक्विड फॉर्म में, और उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे डेस्टिनी ज़रूरत होती है, देन उनको वहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। तो ये आपका प्रोडक्शन का मेथड रहेगा आपका ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। अभी बात करी जाए तो इंडिया का करंट सिनेरियो क्या इसको लेके, तो इंडिया का करंट सिनेरियो आपका देखा जाए तो जो कंजम्पशन इंडिया की अभी फ़िलहाल है आपकी 6 मिलियन टन, ठीक है, हाइड्रोजन की एवरी ईयर। कहाँ यूज़ होता है आपका, अमोनिया एंड मिथेनॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर, कहाँ पे, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी में इनका अभी फ़िलहाल यूज़ होता है। ऐसा उम्मीद करी जा रही है कि ये 6 मीटर आपका जो 6 मिलियन टन है वो आपका 28 मिलियन टन हो जाएगा विद द टाइम ऑफ आपका 2050। काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर सेक्टर की वजह से। कॉस्ट अभी इसकी ज़्यादा है, तो ऐसा उम्मीद करी जा रही है कि 2030 के बाद इसकी कॉस्ट आपकी जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स आपका कॉल है, क्रूड ऑयल है, आपका नेचुरल गैस है, उनको कम्पीट करेगा। तो ऐसा उम्मीद करी जाती है इनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है महंगा पड़ जाता है, दैट्स वाई उसका जो आपका प्रोडक्शन है महंगा है, जिसकी वजह से वो प्रेवलेंट नहीं हो पा रहा ऑल ओवर द आपका वर्ल्ड बोल सकते हो आपका, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद करी जाती है इसका प्राइस आपका कम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी और आपका सेल इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका कंजम्पशन पैटर्न है आपका वो सस्ता पड़ने लग जाएगा। तो इंडिया में ये बोला जा रहा है आपका 5 टाइम्स बढ़ जाएगा इसका यूसेज, आपका डिमांड इसकी, और 80% ऑफ इट पिंक ग्रीन रहेगी वो। ऐसा भी बात करा जा रहा है कि इंडिया में ना काफ़ी स्कोप है, तो इंडिया एज अ वन ऑफ द लीड करेगा किस मामले में, आपका एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में। तो ये नेट एक्सपोर्टर बन जाए ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक बिकॉज ऑफ द चीप रेन्यूएबल एनर्जी टैरिफ। तो इंडिया में अभी जो चीप रेन्यूएबल एनर्जी टैरिफ है उसकी वजह से एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आपका ग्रीन हाइड्रोजन। बेनिफिट्स के मामले में बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। तो ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा बोला जाता है कि ये कॉम्बैक्ट मदद करेगा फॉर द ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन में और कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। भाई क्योंकि जो ये बाई प्रोडक्ट रिलीज़ करा है वो आपका जो नेचर है उनको तो हम नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सही ये चीज़ है ये। और बात करी जाए तो आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था वो हमारे साइन करा था हमने, तो उसमें बात करी गई थी कि हम 2030 तक हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी आपका इमिशन इंटेंसिटी उसको 33 से 35% कम कर देंगे बाय 2030, और हम डिपेंडेंसी हमारी कम कर देंगे ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आपका इलेक्ट्रिसिटी या पावर। और बात करी जाए तो आपका इंडिया में आपका बात करी जाए तो आपका 18 से 20 बिलियन तक आपका टेक्नोलॉजी मार्केट इसमें है भी, और इसके साथ साथ ये जॉब प्रोवाइड करेगा काफ़ी लोगों को इंडिया में। पोटेंशियल के मामले में बात करी जाए तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द जोग्राफिक लोकेशन। हमारे पास अबंडेंस ऑफ सनलाइट है, उसके साथ साथ विंड है, तो हमारे मदद कर सकता है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। वो अल्टीमेटली वो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में मदद करेगा। चैलेंज, व्हाट आर द चैलेंज, क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो चैलेंज के मामले में बात करी जाए तो चैलेंजेस आपके हैं, हाई कॉस्ट है, लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अभी इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, वो उसकी वजह से उनको एज यूजेबल एनर्जी फॉर कार्स नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। तो अंडर डेवलप्ड है अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स। तो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप करेगा, जैसे जैसे सप्लाई है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। क्या क्या स्टेप लिए है अभी तक गवर्नमेंट ने वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपके यूनियन बजट 2021 में 22 में एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा था फॉर द रोड मैप तैयार करा था फॉर द आपका यूजिंग हाइड्रोजन एज ए एनर्जी सोर्स। उसके साथ साथ आपके इंडियन इनिशिएटिव लिए थे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ये 5 इनिशिएटिव थे आपके। तो वो थे आपके फर्स्ट थे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन थे, सेकंड आपका ISA आपको पता होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपका हेडवाटर पता होगा, इसका हेडवाटर बताना आप कमेंट्स में कहाँ है इसका,
काफ़ी बहुत बार डिस्कस कर रखा है हमने। देन हमारा हो जाता है पीएम कुसुम है, देन आपका नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है, ये लॉन्च करी थी। उसके साथ साथ आपका रूफटॉप सोलर स्कीम है, आपकी रिसेंटली लॉन्च करी थी। इससे वही बात थी कि हर घर आपके रूफटॉप पे जो सोलर पैनल आपका लगाना चाहे तो उनको सब्सिडी दे दी जा सकती है। देन हमारा आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल आया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। तो वो आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द आपके स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी आपका एसएससी टाइप एग्जाम है उनके लिए। तो आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक आपका वन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर फंडिंग प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मेंबर आपको पता होगा 189 मेंबर कंट्रीज है। आपका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, वो है आपका वाशिंगटन डीसी। इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। इसकी मतलब एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो आपका 1944 में इसकी स्थापना करी गई थी, कहाँ पे, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। इसके गोल क्या है, तो इसके गोल है आपका पॉवर्टी खत्म करना 2030 तक, और आपका जो पूरेस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे आपका प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनता है आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वो कौन से 5 इंस्टीट्यूशन है, वो है आपका फर्स्ट है IBRD, देन आपका सेकंड IDA, देन थर्ड IFC, और आपका मीगा है, और ICSID है, वो आपको पता ना चाहिए। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड बैंक किससे मिलकर बना है, तो वो आपके 2 हैं, वो है IBRD और आपका IDA। 5 आपको बता दिए, ये 5 हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए आपका क्या है IBRD। तो ये बेसिकली आपके जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। ये भी आपका फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ये आपका लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो आपके गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, या होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर को काम करते हैं मिलके, IFC और आपका मीगा है। ठीक है, इंडिया इन चारों का आपका कहीं ना कहीं आपका मेंबर है। ठीक है, ये आपका एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है दोनों केसेस में आपका। इसके साथ साथ एश्योरेंस और क्रेडिट एनहांसमेंट भी प्रोवाइड करता है। ICICID आपकी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और ये एक तरह से कोर्ट का काम करता है फॉर द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के रिलेटेड। देन हमारा फंक्शन भी बताई दिया था आपका, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, एडवाइसरी प्रोवाइड करता है, डाटा रिसर्च के मामले में अगर कोई रिसर्च होती है वो, उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और आपका प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट की बात करता है। और आपके लिए इंडिया और वर्ल्ड बैंक का क्या रिश्ता है, तो 1949 में आपके इंडिया ने आपका वर्ल्ड बैंक से पहला लोन उठाया था 1949 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आपका इंडियन रेलवेज। उसके साथ साथ मल्टीपल फील्ड में वर्ल्ड बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर रखे इंडिया में, वो आपका एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी। उसके साथ साथ फंडिंग काफ़ी प्रोवाइड कर रखी है वर्ल्ड बैंक ने इन फर्दर प्रोजेक्ट्स में, वो आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके साथ साथ गंगा का रिवर मिशन प्रोजेक्ट था, फ्लैट कॉरिडोर था, बिहार कोशी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट था, उसके साथ आपका रूफटॉप सोलर प्रोग्राम था। रिपोर्ट के मामले में बात करी जाए तो ये 3 रिपोर्ट है आपके इसकी, कौन सी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पब्लिश करना बंद कर दिया। शेयर होल्डिंग के लिए बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग में इसका सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर आपका यूएस का होता है। यूएस का कितना है आपका 16.4% है। उसके बाद आपका जापान पे है सेकंड, थर्ड आपका जर्मनी है, उसके बाद यूके है, देन फ्रांस है, और जो बाकी बचते हैं उनमें इक्वली शेयर होल्डिंग डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो ये आज का हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना यार वीडियो, ताकि मोटिवेशन मिल सके और ऐसे आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। एंड कमेंट ऑल्सो, जो क्वेश्चन पूछा है तो उसके साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।